नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए रणनीति बनाई है। इसके तहत विदेशी निवेश बढ़ाने और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर फोकस है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने का भी प्लान तैयार किया गया है। सरकार की ओर से सब कुछ ठीक कर लेने का दावा भी किया गया है, मगर यहां सवाल यह उठता है, क्या सब कुछ इतना आसान है? क्या कागजों में तैयार किए गए प्लान धरातल पर उतर पाएंगे? इससे जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी? विकास की गाड़ी पटरी पर कैसे लौटेगी? जिन लोगों की रोजी रोटी छिन गई, उनको नौकरी कैसे मिलेगी? आने वाले दिनों में विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। लगातार बदलते हालात के बाद सब कुछ ठीक करने की चुनौती भी सबके सामने है। संकट बड़ा है, लिहाजा समाधान की तरकीब भी खोजी जा रही है। यूपी सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने पर फोकस किया है। सभी प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। सरकार की पूरी मंशा है कि लॉकडाउन से जो आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है उसको फिर से बहाल करवाया जाए और हम इन्वेस्टमेंट भी लोगों का बाहर से आमंत्रित करेंगे और हर हालत में उद्योगों को भी स्ट्रेंथन करेंगे और श्रमिकों के लिए भी स्वरोजगार की व्यवस्था, उनकी जीविका की व्यवस्था की बात चल रही है। निवेश बढ़ाने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन धरातल पर कैसे उतरेगा, इसे लेकर उलझन है। इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान उन कंपनियों पर है जिनका चीन से मोह भंग हो रहा है। सरकार का दावा है कि कोरोना की वजह से बिगड़े माहौल में अमेरिका, जापान और कोरिया की कई कंपनियां अपना बेस शिफ्ट करना चाहती हैं। लिहाजा ऐसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने की हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। इस बदली हुई परिस्थितियों में जिस समय मोह भंग हो रहा कुछ देशों से, कुछ इंडस्ट्रीज का, कुछ कंट्रीज का, विशेष रूप से अमेरिका हो गई, कोरिया हो गई, जापान हो गई, तो ये वाली कंट्रीज जिनका ज़्यादातर काम चाइना के अंतर्गत होता था, वहाँ से अगर वो शिफ्ट करती हैं तो हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में कैसे आ सकती हैं, इसके ऊपर एक हमारा पूरा अध्ययन चल रहा है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, उसका एक रोड मैप बना रहे हैं। योगी सरकार निवेश बढ़ाने के अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य करीब 20 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का है। इसके लिए सीएम की ओर से निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं उनको रोजगार देने के लिए बहुत बृहद कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। जो कार्य योजना तैयार की जा रही है उस कार्य योजना में उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख लोगों की कार्य योजना तैयार की जाए। संकट के बीच संभावनाओं की तलाश के लिए सरकार की ओर से रणनीति तो बनाई जा रही है और कई दावे भी किए जा रहे हैं, मगर विपक्ष पहले से ही सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रहा है और सभी योजनाएं कागजों की बजाय धरातल पर उतारने की नसीहत दे रहा है। आप ये जो श्रमिकों को लेके अभी बहुत कानून बन रहे हैं, बड़ा दयावान बन रहे हैं, केवल मीडिया में उनकी पब्लिसिटी हो रही है, चाहे यूपी का मामला या अन्य स्टेट का मामला है कि हम श्रमिकों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। ये पेपरबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीनी हकीकत में प्रैक्टिकल में उनकी मदद करनी। बयानों के जरिए विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और सरकार अपने दावे कर रही है। अब सवाल यही है कि संकट के इस दौर में सरकार की रणनीति कितनी कारगर होगी और राज्य के विकास को कितनी रफ्तार मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से प्लान तैयार किया गया है, लेकिन इस ब्लूप्रिंट पर, इस रोड मैप पर क्या वाकई इतनी आसानी से काम हो पाएगा? कुछ सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। दावों पर सरकार कितना खरा उतर पाएगी, यह बहुत अहम हो जाता है। सवाल यह भी हो जाता है कि संकट के बाद आखिर विकास को रफ्तार कैसे मिलेगी?
संकट अभी टला नहीं है, अभी तो ऐसे ही चलेगा। वहीं विदेशी निवेश लाने में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सफल हो पाएगी? क्या हमारा प्रदेश सफल हो पाएगा? सवाल यह भी है कि चीन छोड़ने वाली कंपनियां यूपी आने में दिलचस्पी दिखाएंगी तो किस तरह से उन्हें यहां पर उनकी कंपनी स्थापित करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी? कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी? वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को सरकार रोजगार दे पाएगी? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कई जगह स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं तो कई जगह लेबर्स की जरूरत होती है। अब किस आधार पर किसको कहां पर सरकार फिट करेगी, ये सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ कुछ और भी सवाल हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सरकार में मंत्री सतीश महाना जी, बड़ा अहम विभाग इनके पास है, और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है समाजवादी पार्टी के। देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, ये कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। एपी तिवारी अर्थशास्त्री के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी आदर्श व्यापार मंडल के। हीरा सिंह बिष्ट इस समय हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ये इंटक के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं सतीश महाना जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि बहुत अहम सवाल है। औद्योगिक विकास आपके पास विभाग है, सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन्हें रफ्तार देने के लिए, क्योंकि अभी सबके पहिए थमे हुए हैं। इस रोड मैप पर सरकार कैसे आगे काम करने वाली है? सतीश महाना जी। सतीश महाना जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक तरह से? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं सतीश महाना जी। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक तरह से सुन पा रहा हूं सर। जी जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसके कारण हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया अक्रॉस द ग्लोब सब लोग बहुत संकट के अंतर्गत हैं। मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस महामारी के विकराल स्वरूप को बचाने के लिए जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय से कोई निर्णय लिया और इस देश की जनता ने संयम और साहस के साथ उसका पालन किया, उसके कारण हम उस महामारी से, जो विकराल स्वरूप से हम बचने के लिए स्थिति के अंतर्गत आए हैं। अपने आप को हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल बहुत जो टेक्नोलॉजी है, जिनके पास मेडिकल साइंस है, उनका भी हाल देखकर इस बात को अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। हाँ, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का प्रोएक्टिव डिसीजन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उसके कारण उत्तर प्रदेश में जो मजदूर बाहर काम करते थे उनको उत्तर प्रदेश में लाने की जो जिम्मेवारी उन्होंने शुरुआत से ही ली। 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ था, हमने वो मंजर देखा जिस समय दिल्ली से और नोएडा की तरफ से लाखों मजदूर जिस समय सड़कों के ऊपर चले थे, हजारों गाड़ियां लगाकर उनको अपने घर पर पहुंचाने बात से संतोष होता है कि उनमें किसी के पास भी कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई बीमारी गांव और उनके घरों तक नहीं फैली। आज जो परिस्थितियां हैं उसको निपटने के लिए सरकार तैयार है। मैं इस प्रकार की जो डिबेट आपने करनी है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। मेरे नहीं, मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूं सतीश महाना जी, ये मेरे और आपके बीच की चर्चा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, सभी लोगों के सवाल इस वक्त हमारे पास हैं। नहीं, सवाल बहुत सारे होंगे, आपके हर सवाल का मैं उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन इस समय कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होनी। बिल्कुल, मैं इस समय पॉलिटिकल बातचीत भी नहीं करना चाहता, सिर्फ समस्या पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी कोशिश यही है। सतीश महाना जी, मैं आपको कुछ समस्या बता देता हूं और एक एक करके हम उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। सतीश महाना जी, पहला मेरा जो समस्या सभी के सामने है, बड़े शहर जो हैं जहां पर बड़ी कंपनियां स्थापित हैं, उत्तर प्रदेश में कई बड़े शहर हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आसपास उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं जहां पर कई सारी फैक्ट्रियां हैं, और ये सारे इलाके ज्यादातर रेड जोन में हैं। यहां पर अभी फैक्ट्रियों का संचालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। कच्चे माल की बात करें तो तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, माल आ रहा है लेकिन अभी पड़ा हुआ है।
अभी फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, तो कैसे रफ्तार कैसे हम दे पाएंगे इसमें? देखिए, ये रफ्तार जो 3 तारीख के बाद जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी, उसके अनुरूप जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनको छोड़कर जहां किसी भी फैक्ट्री को चालू कराने की परमिशन मांगी, वहां पर उनको परमिशन दी गई। वहां पर वो लोग अपनी फैक्ट्रीज को चालू कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से एक जो कठिनाई मजदूर की है, जो मजदूर अपने घरों के अंतर्गत घरों के लिए चले गए, उसके कारण उनको कोई कठिनाई हो सकती है। दूसरी कठिनाई इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एंड यूजर जो कंज्यूमर है, इस समय जब तक मार्केट नहीं खुलती तब तक उनके द्वारा किया गया प्रोडक्शन मार्केट में आएगा। लेकिन हमने उस रफ्तार को शुरुआत से ही तेजी से गति देने का काम किया है। इंडस्ट्रीज, चाहे बड़े शहरों, विशेष रूप से कानपुर में इंडस्ट्रीज चल रही है, नोएडा में इंडस्ट्रीज चल रही है, उन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, कल मेरी मुरादाबाद बात हो रही थी, वहां पर चल रही है। जितने भी बड़े शहर हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हीं बड़े शहरों में ही ये कोरोना का प्रकोप ज्यादा है, वहां पर कुछ ज्यादा केसेस आए थे और उसकी वजह से वहां पर सावधानी बरतनी जरूरी है। इस बात को समझना होगा कि पहले उस बीमारी से सावधानी बरतनी है और उसके सावधानी बरतने के साथ साथ इंडस्ट्रीज का रिवाइवल करना है, क्योंकि इकोनॉमिकल रिवाइवल के बिना कोई भी सिस्टम नहीं चलता। उसके रिवाइवल के लिए भारत सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए हम निश्चित रूप से उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और संतोषजनक उसका हमारे को परिणाम। एक और सवाल है सर मेरा, क्योंकि अगर हम फैक्ट्रियों को चालू रख रहे हैं और वहां पर प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, वहां पर माल आ रहा है और प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन एक चुनौती है कि बाजार बंद है। जब प्रोडक्ट्स को बाजार नहीं मिलेगा, उनकी खपत नहीं होगी, तो फिर प्रोडक्ट्स बनने का मतलब क्या है? तो खपत भी एक बड़ी चुनौती है। मैंने अपने उत्तर में इस बात को, अभी जो आपने मेरे से प्रश्न किया, के बाद मैंने अपनी उस बात में बोली है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो कठिनाई है, देखिए, इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसका आपकी आवाज भी थोड़ी बीच में चली गई थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया जी। अगर आप ये पूछे कि कब तक ये चलेगा, तो ये कठिनाई कोई एक प्रदेश की और एक देश की नहीं है, कठिनाई पूरी दुनिया की, और इसको हर आदमी समझ रहा है। समझने के पश्चात जो कठिनाई मार्केट बंद की, बहुत सारे ऐसे देश, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड पहले व्यक्ति को पहले जान, पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा था जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। तो जान पहले बचानी है, जान होगा तो जहान होगी, और जान को बचाते हुए जहान की तरफ भी देखना है, और उसके लिए ही सारी। बिल्कुल सतीश माना जी, आपने ठीक कहा, जान है तो जहान है। एक और अहम सवाल है जो उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई उद्योग ऐसे हैं जिन पर पहले से ही लोन है और अब स्थिति वो ये कह रहे हैं कि हमारी हालत ठीक नहीं है, पहले का लोन है, अभी फिर से उन्हें रफ्तार देनी है, तो दोबारा कैसे उसमें बूस्टअप करेगी सरकार? ये सरकार के पास भी चुनौती है, फाइनेंशियल भी बहुत सपोर्ट चाहिए रहेगा। सतीश माना जी, आपकी थोड़ी सी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर आपसे संपर्क करने की। जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे फिर कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, उद्योगपति सुनना चाहते थे इसका जवाब। कोशिश करेंगे एक बार संपर्क करने की, जैसे हमारी टीम आपसे ठीक तरह से संपर्क करेगी मैं फिर आपके पास लौटूंगा इसी सवाल के साथ। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेजर आशीष, आप देख रहे हैं, खुद सतीश माना ने कहा कि चुनौती हम सबके सामने, केवल हमारे देश के सामने नहीं, देश के सामने, विश्व के सामने, प्रदेश के सामने। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, इससे थोड़ी बहुत स्थिति में सुधार हो पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो अभी तक बातें सुनी उसमें कुछ ऐसा बहुत सब्सटैंशियल ऐसा कुछ नहीं दिखा। अगर आप, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि चाइना से जो है बहुत से देश जो हैं वो अपना बिजनेस जो उनके साथ है वो कम करना चाहेंगे, हम वहाँ पे जो है अपनी जगह बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो चाइना मेनली जो है सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक हब है।
चीजें बनाते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कम करते हैं, ज्यादातर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, जिसके लिए मोस्टली आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी स्किल्ड लेबर चाहिएगी। तो एकदम से हम ये खड़ा तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया था, इस तरीके का R&D नहीं हुआ, इस तरीके के जोन्स नहीं बनाए गए अभी इतने सालों में, तो एकदम से ये चीज हो पाना तो संभव नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ जो ऑलरेडी व्यवसाय जो चल रहे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उस उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए थी। छोटे व्यवसाय MSME अगर हम सेक्टर की बात करें, जैसे आप बिजली में कुछ आप सब्सिडी दे देते कुछ टाइम के लिए, कि कुछ 6 महीने के लिए जो है उनकी दरों को कम कर दिया जाए, तो तब तो आप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे। आप टैक्सेशन में कहीं कुछ ना कुछ छूट दे देते, GST में कुछ छूट दे देते, तो इस तरीके की अगर आप ऑप्शन देंगे लोगों को, तब तो जो इंडस्ट्री है चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो ग्रो कर पाएगी। ये कहा जब आप इस तरीके की छूट नहीं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी तुरंत पैकेज दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी हाल फिलहाल अगर हम देखें 30 से 45 दिन का जो पीरियड रहा है, इसमें ना फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं, ना इनपुट गया है, ना आउटपुट निकला है, तो क्या 45 दिनों में इतना नुकसान हो गया है कि अभी तुरंत आर्थिक पैकेज देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ जब तक आप प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव नहीं देंगे। देखिए अभी जैसे माना जी भी कह रहे थे कि जो लेबर्स हैं वो इतना प्रताड़ित हो गए हैं, कई लोग इधर से आने चलने में पहुंचने में, कि वो अब जो अपने घर चले गए हैं वो जल्दी वापस लौट के नहीं आएंगे। आप ये सब जगह देखेंगे, सभी प्रदेशों में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा हो सकता है ज्यादा ये महसूस हो, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लेबर है वो काफी बाहर जाती है। तो जहां पे मेन बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जहां पे काम करते थे, अब ये जल्दी वहां लौटना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी जो उनका जो हाल का तजुर्बा रहा होगा वो उनके ऊपर हावी रहेगा कि मैं अपने गांव में ही रह लूं, यहीं कुछ कर लूं, मैं उधर ना जाऊं। तो ये भी एक चीज है जिसको अभी जो सरकार है, जो उद्योग को देख रही है, उसको ये सोचना होगा कि आप इन लेबर्स को जितनी मुश्किल से अभी वापस भेजा गया है अपने घरों पे, इनको किस तरीके से लाएंगे, किस तरीके से आप इनको कॉन्फिडेंस लेंगे, किस तरीके से जरूरतें इनकी जो है वो पूरी करेंगे। अब फैक्ट्री वाले कहेंगे आपने भी हमको ये दे दिया, लेकिन अगर हमारे पास लेबर्स नहीं आएंगे तो फैक्ट्री चुनौतियां तो है। देखिए स्किल्ड लेबर की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी उठा के फैक्ट्री में काम करा दें, फिर बहुत संख्या में ये भी चुनौती रहती है कि हादसा ना हो जाए। वो तो है, और जब स्किल आपको डेवलप करना है तो आपको कुछ डेवलप करने के लिए स्किल को डेवलप, मैं उस सवाल पर भी लौटूंगा मेजर आशीष, मैं उस पर भी आऊंगा जिस पर आपने प्रकाश डाला है कि चाइना के बाद भारत की तरफ अगर दुनिया देख रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, जो भारत के पास क्या है, ये हम सबके मन में सवाल आता है। हमारे साथ संजय गुप्ता इस वक्त मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष यूपी आदर्श व्यापार मंडल के। और संजय गुप्ता साहब, मेरा सवाल यही है, अभी स्थिति क्या है बाजार की, आप खुद देख रहे हैं, अभी तो ना इनपुट हुआ है ना आउटपुट निकला है, आप क्या मानते हैं? देखिए इस समय फैक्ट्रियां सब बंद हैं, व्यापार पूरी तरीके से बंद है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो व्यापारियों के खर्चे पूरी तरीके से चालू हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी को निकालना नहीं है, सबकी तनख्वाह दे दी है, बिजली के बिल चालू है, बैंक के ब्याज चालू हैं, लोग कर्मचारियों की तनख्वाह चालू है, गोदामों के और दुकानों के किराए चालू हैं। ऐसी स्थिति, और GST के बाद, नोटबंदी के बाद व्यापार और उद्योग की स्थिति बहुत पहले से अच्छी नहीं है, पहले से ही स्थिति खराब है। ऐसी स्थिति में इस समय जो राहत पैकेज की बात लगातार व्यापारी समाज और MSME सेक्टर कर रहा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसकी अत्यंत आवश्यकता है, जब तक अब पूंजी अलग से और नहीं डाली जाएगी, क्योंकि अब आने वाले समय में भी आप ये मान के चलिए कि कम से कम 6 महीने तक का कोई भी फैक्ट्री, कोई भी व्यापार पूरी तरीके से अपनी गति नहीं पकड़ पाएगा। लेबर की अपनी जगह समस्या है, बिजली के फिक्स चार्जेस की अपनी जगह समस्या है, प्रोडक्शन की अपनी जगह समस्या है। जो प्रदेश सरकार ने इस समय श्रम कानूनों में छूट दी हुई है, उसके हम लोग समर्थक हैं, वो बिल्कुल सही छूट दी हुई है, क्योंकि यदि उद्योगों को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे, उद्योगों को अधिक अवसर नहीं देंगे, तो हम दूसरे विदेश की कंपनियों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। श्रमिकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए, उनके हितों से बहुत खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उद्योग को भी इस समय आपको देखना होगा, व्यापार को भी देखना होगा। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता, मैं संजय गुप्ता साहब एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। देखिए आप कह रहे हैं कि अभी लगातार हम सैलरी भी दे रहे हैं, जो चीजें खर्चा होता है बिजली का वो भी दिया जा रहा है, जो नॉर्मल होता है, जो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, सामान्य रूप से इतना देना पड़ता है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी 45 दिन 30-45 दिन में इतना नुकसान हो गया कि अभी सरकार को आर्थिक पैकेज देना चाहिए? अभी तुरंत जरूरत महसूस कर रहे हैं इसकी? देखिए, नुकसान जो उद्योग या व्यापार को चलता है तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की चिंता को लेकर के भी चलता है, क्योंकि अगर भविष्य की आप प्लानिंग अभी से नहीं करके चलेंगे तो आप योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जो अभी स्थितियां चल रही है, मार्च की सैलरी हम लोगों ने अप्रैल में दी है, अप्रैल की सैलरी अब ड्यू हो गई और मई में भी स्थिति ऐसी ही दिख रही है और जून का भी ऐसे ही दिख रहा है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने का जो सैलरी होगी, बिजली के फिक्स चार्जेस होंगे, बैंकों के ब्याज होंगे, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ दे रही हैं और देने वाली हैं। आगे भी प्रोडक्शन में, मांग में और उत्पादन में, दोनों में अंतर रहने वाला है। बिल्कुल। बीजेपी से हमारे साथ नवीन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन आपने मजदूरों का भी जिक्र किया क्योंकि उनके कानूनों की बात आपने कही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंटक के हमारे साथ मौजूद हैं। हीरा जी, क्या आपको लगता है, जैसा संजय जी बोल रहे हैं कि कानूनों में जो बदलाव किया है वो तो अच्छा है, बेहतर है, हमें फायदा मिलेगा, लेकिन क्या आपको नुकसान लग रहा है इससे? हीरा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक, कंपनी और सरकार ने अपने हित में बनाए हैं। हाँ, अब देश में, मैं बता रहा हूं, देश में सबसे बड़ी मनरेगा की योजना है, उसी को आप मजबूत कर लीजिए। अब हमारे यहाँ शिव की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति, 3000 करोड़ की पटेल की मूर्ति हम चाइना से करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे। हम ट्रम्प को उसमें 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं, उससे एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? देश को मोदी जी ने ये तो सोचा नहीं कि हम एक्सपोर्ट करें, अपने उद्योगों को संरक्षित करें, बल्कि जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बेचने, उनको बंद करने की बात हो रही है। अब छोटे छोटे जब चीन जापान पर निर्भर करेंगे तो उद्योग कहाँ चलेंगे? उत्तराखंड में तिवारी जी ने सिडकुल की स्थापना करके 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन एक नीति बनाई थी और केंद्र ने उसमें इनकम टैक्स में छूट दी थी, सेल टैक्स में छूट दी थी, एक्साइज में छूट दी थी, हमने जमीन दी, बिजली दी, तो 2-2.5 लाख को रोजगार मिला। वो दूरदर्शी परिणाम। शिकागो में तो गोलियों से मजदूर भून दिए गए थे। मोदी सरकार में मजदूर सड़कों पर तड़प रहा है, ट्रेनों से कट रहा है, ट्रक पलट रहे हैं, भूखे मर रहा है, उसे रोजी रोटी का सवाल है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 12 करोड़। उनके लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही। ठीक है, हमने बसें भेज दी, ट्रेन भेज दी, ये परमानेंट समाधान नहीं है। सरकार आज भी विदेशों को से इंपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। ये सूझबूझ की सरकार नहीं है। एक्सपोर्ट करने की बात करो, अपने उद्योग धंधे लगाओ, मंझले उद्योगों को संरक्षण दो, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग को संरक्षण दो। कर्मचारी तड़प रहा है 12 करोड़, आपने जीएसटी लगाई 1.5 करोड़ बर्बाद हो गया। बिष्ट साहब, देखिए समस्याएं दो तरह की हैं। करोड़ आपने छपाई में दे दिए, 700 साहब समस्याएं दो तरह की हैं, सुन तो लीजिए। बैंक में जमा हो गए। अरे मजदूर और किसान, बिष्ट साहब मैं वही तो कह रहा हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मजदूरों को, बैठ के हम लोग विचार, मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, सरकार मदद करे उसमें। भारत सरकार को विचार नहीं कर रही इस बारे में। हीरा सिंह बिष्ट साहब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ सर आपसे। महात्मा देते हैं, उस उद्देश्य से काम नहीं चलेगा। राज्यों के साथ बैठकर तालमेल करो, दीर्घकालीन योजना बनाओ, मजदूरों के हितों के लिए क्या करेंगे। आज उनको जीविका का सवाल है, भूखे मरने की। हीरा सिंह बिष्ट साहब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन उसके बाद आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। धारा प्रवाह बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? धीरे धीरे अपनी बात रखिए ताकि हम भी समझ जाएं, जो मेहमान है वो भी समझ सके। बिष्ट साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार को कदम उठाने चाहिए, हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ रोड मैप बनाए हैं, वो आपके लिए काम आएंगे या नहीं आएंगे? अब सरकार के रोड मैप अभी पब्लिकली पब्लिश नहीं हुए। सरकार किस तरह के रोड मैप बना रही? अभी तो मजदूरों को लाने ले जाने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। अभी ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, बसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। वो रोड मैप पब्लिकली है, अपोजिशन से भी कोऑपरेट करें। अगर सरकार कोई सुझाव देता है, सरकार उसको मजाक में उड़ा देती है। वो विपक्ष को कतई कॉन्फिडेंस में लेना नहीं चाहती इस क्राइसिस के समय। विपक्ष सहयोग करना चाहता है क्योंकि देश का मामला है। नहीं, ठीक है ना बिष्ट साहब, यहाँ के कर्मचारी किसानों का, बिष्ट साहब से जुड़ा मामला सहयोग, इस पर जो सहयोग कितना कर रहा है विपक्ष के नेता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जान लेते हैं। देवेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी वो कहते हैं कि सरकार को तुरंत आर्थिक पैकेज दे देना चाहिए। क्या आर्थिक पैकेज देने भर से समस्या सुलझ जाएगी देवेंद्र सिंह साहब? हेलो जी, कहिए। जी हाँ जी, नमस्कार। क्या पैकेज देने भर से समस्या सुलझ जाएगी?
बिष्ट साहब ने तो बहुत सारी समस्याएं गिना दी हैं। देखिए, आपने दो बातें आपने डिबेट में दो बातें बताई हैं। एक तो ये कि उद्योग को पैकेज तुरंत मिलना चाहिए या नहीं, और दूसरा सरकार का ये जो एमएसएमई को नए प्रोजेक्ट लगाने का प्लान है, ये धरती पर उतरेगा कि नहीं। बिल्कुल। देखिए, पैकेज क्यों मिलना चाहिए, सवाल इस चीज का है। जो उद्योग अभी तक चल रहे थे, जो पिछले 45 दिन से बंद हो गए हैं, उद्योग में तीन पूंजी होती है। एक पूंजी वो होती है जो बाजार में रहती है, दूसरी पूंजी वो होती है जो फैक्ट्री में रहती है, और तीसरी पूंजी वो होती है जो हाथ में रहती है व्यापारी के। जो व्यापार का पैसा बाजार में लगा हुआ था, अब लॉकडाउन के बाद जब व्यापार खुलेगा तो वो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिसके पास भी था रिटेलर व्यापारी के पास, वो सारा माल बेच के वो पैसा खा गए। और नहीं, ये कैसे काम पैसा था वो 45 देवेंद्र सिंह साहब खर्चा कमाई खा गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर रिटेलर खा जाएगा तो फिर तो विश्वास ही खत्म हो गया, मार्केट से ट्रस्ट ही नहीं बचा है। पैसे खा लेंगे तो फिर वापस कैसे साइकिल चलेगी, फिर मार्केट में प्रोडक्ट कैसे रहेगा, रिटेलर प्रोडक्ट तो वहीं से आएगा ना। देखिए व्यापार में पूंजी तीन हिस्से में होती है। एक हिस्सा बाजार में होता है, दूसरा हिस्सा फैक्ट्री में होता है, तीसरा हिस्सा व्यापारी के हाथ में। मैं समझ गया, लेकिन आपने कहा कि रिटेलर तो पैसे खा गए, अब वो देंगे नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। जिस दिन आप लॉकडाउन खत्म करेंगे, फैक्ट्री शुरू होगी, उसका जो भी बकाया बाजार में है तुरंत नहीं मिलेगा। नहीं, तुरंत नहीं मिलेगा ये अलग बात है। आपने अभी कहा कि वो तो पैसे खा गए, और इसमें दो अंतर है सर। नहीं तो अगर तुरंत नहीं मिलेगा तो वो फैक्ट्री वाला कच्चा माल कहां से मंगाएगा। अगर उसको पैसा बाजार का फंसा हुआ तुरंत नहीं मिलेगा तो वो अपनी फैक्ट्री का कच्चा माल मंगाने का पैसा कहां से ले आएगा। हाँ, संजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे कमेंट लेता हूं मैं। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। संजय जी बहुत छोटा कमेंट रखिए। आवाज नहीं है, क्या कह रहे हैं संजय जी? जो व्यापार मंडल के नेता हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। संजय जी बहुत छोटा जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊं। संकट रही है। संकट इस बात का है कि इस समय हमारे पास आमदनी नहीं है और खर्चे हमारे लगातार वैसे ही बने हुए हैं। ये चीज उद्योग पे भी लागू है, ये चीज व्यापार पे भी लागू है। ऐसे में जो हमारे पास पूंजी है, वो पूंजी कहीं ना कहीं घट रही है। वो पूंजी घट जाएगी तो हमारे पास व्यापार योग या उद्योग योग पूंजी नहीं बचेगी। इसलिए हम लोग राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। और ठीक है, ये राहत पैकेज कितना जरूरी है इस देश के लिए? अर्थव्यवस्था को कैसी रफ्तार मिलेगी, क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से हर्डल्स हैं, विश्व के कौन कौन सी समस्याएं हैं। बिल्कुल संजय जी, मैंने सुन लिया। तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, एपी तिवारी जी, और वो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार हमें बताने वाले हैं अभी तक हमने की है। तिवारी जी अर्थशास्त्री के तौर पर मौजूद हैं, आपको क्या लगता है सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारा बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, सारे बाजारों की हालत बेकार है, लेकिन क्या बेकार है इसके लिए अभी पैकेज की जरूरत है? और सरकार के सामने चुनौतियां ये भी हैं कि अगर वो फैक्ट्रियां शुरू करती है तो बाजार में कैसे माल जाएगा, फैक्ट्रियों को वैसी की वैसी रफ्तार कैसे मिलेगी, बताइए। एपी तिवारी जी, एपी तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तिवारी जी लगता है सुन नहीं पा रहे हैं हमें। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, अब उनके सामने तो बहुत सारे सवाल हैं। नवीन जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, विपक्ष बोल रहा है कि भाई आप पैकेज क्यों नहीं दे पा रहे हैं, व्यापारी बोल रहा है हमारी जेब में पैसा नहीं है, मजदूर बोल रहा है हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में इतने लंबे समय से चलने वाले लॉकडाउन से हर वर्ग पर असर पड़ा है, चाहे वो उद्योगपति हो, छोटे उद्योगपति हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, मजदूर हो, सबके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और सबकी समस्याओं को देखते हुए आज कैसा एक तरीका निकले जिससे कि आने वाले समय में हम अपनी सारी चीजों को पुराने स्थान पर पुनः स्थापित करें। देखिए, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी संख्या जो प्रभावित हुई है वो मजदूरों की है। मजदूर काम पाएगा, मजदूर काम करेगा, तभी चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, चाहे मझोले उद्योग हो, वो चलेंगे और तभी देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। केंद्र दिए लगातार मैं सुन रहा था, हमारे मित्रों की मांग है कि केंद्र सरकार को पैकेज देना चाहिए। निश्चित रूप से केंद्र सरकार सिडबी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पैकेज देने की योजना बना भी रही है और कुछ पैसा दिया भी गया है।
रही बात देखिए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पंजीकृत लगभग 90 लाख जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, एक योजना ये बनाई है कि इनको किस प्रकार से हम फैसिलिटेट करें, इनकी मांगों के अनुसार किस प्रकार से हम इनको सुविधाएं दें, ताकि अगर 90 लाख जो रजिस्टर्ड है, अगर एक व्यक्ति को भी रोजगार देते हैं तो लगभग 90 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। और अभी जो अनुमानित है कि लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है। उनका लिए हम डेटा भी तैयार कर रहे हैं, उनको कहां एडजस्ट किया जाए ये भी है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ा गंभीर विषय, बहुत अच्छा विषय आज है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उसमें एक योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आज हम पिछले 3 वर्षों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। विभिन्न जिलों के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, आज हम उसको और तेज करने जा रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को उसमें समायोजित करें। हम उत्तर प्रदेश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से इतना उत्पादन करें कि हम अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाएं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करें। इसके लिए 12 तारीख से 20 तारीख तक ऑनलाइन बैंक लोन के लिए मेला उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अभी चर्चा हो रही थी, हमारे मजदूर संघ के साथी बोल रहे थे, वो मजदूर संघ के साथी के नाते तो कम बोल रहे थे, राजनीतिक भाषा ज्यादा बोल रहे थे। देखिए, समय समय पर हर कानून का अपनी एक समीक्षा होती है, परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं, एक तो उद्योग धंधे भी चले, दूसरे मजदूरों के अधिकार भी सुरक्षित हो। नहीं हमने जो नवीन जी, आपने अधिकारों की बात की, मैं इस पे आ रहा हूं। ऐसी क्या जरूरत महसूस होने लगी सरकार को कि तुरंत अधिकारों को बदल देना चाहिए? नहीं बदलती तो कौन सी बिजली गिर जाती? नहीं, अधिकार बदलना, इसको समझने का कोशिश करिए। हाँ। जैसे मुख्यमंत्री जी ने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है वो तत्काल आके उद्योग लगाए, 1000 दिन के अंदर वो आवेदन करे और 100 दिन के अंदर उसको एनओसी मिलेगी। पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी प्रदेश में उद्योग लगाना चाहता था तो विभिन्न प्रकार की 50 किस्म की फॉर्मेलिटीज और एनओसी, जिसमें श्रम से लगाए, पर्यावरण, बहुत सारी ऐसी होती थी जिसके वजह से सालों लग जाते थे और उद्योग शुरू नहीं हो पाते थे। आज हमारी प्रायोरिटी ये है कि मजदूरों के हित भी सुरक्षित रहें, उद्योग भी तुरंत शुरू हो। कारण क्या है, देखिए, हम अपने मध्यम और मझोले उद्योगों के साथ साथ चीन से जो विस्थापित होने वाले बड़े उद्योग हैं, उनके लिए सिर्फ भारत ही नहीं है, उनके लिए बांग्लादेश और वियतनाम ऐसे देश भी हमारे लिए एक चुनौती है। तो उत्तर प्रदेश में विशेषकर, लेकिन अगर ये चुनौती है नवीन जी, तो इसको हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमारे पास अगर पूरा विश्व देख रहा है चाइना के बाद, तो हमें उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। ये भारत के पास एक ऐसा मौका फिर से आया है दोबारा कि हम अपनी इकोनॉमी को रफ्तार दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री तो 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो क्या हम उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे? अभी हम जहां 2 ट्रिलियन के आसपास ही हैं। एक बहुत गंभीर विषय मैं बताऊंगा। हाँ, आप रख दीजिए, इसके बाद में तिवारी जी के पास जाऊंगा, उन तक भी हमारी आवाज पहुंचने लगी है। आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। 80-90 के दशक में यूरोप और अमेरिका की जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, वह भारत एशिया की तरफ आई, क्योंकि उनको यह था कि एशिया में सस्ता श्रम मिलेगा और कच्चे माल का भी की आसानी से उपलब्धता है। भारत और चीन उनके सामने 2 विकल्प थे। पश्चिम यूरोप और अमेरिकन देश जो है वो डेमोक्रेसी के बहुत पसंदीदा हैं। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री भारत की बनस्पत उन्होंने एक कम्युनिस्ट शासन वाले, डिक्टेटरशिप वाले चाइना को पसंद किया, क्योंकि वहां लाल फीताशाही नहीं थी। वहां वो उद्योग लगाने गए, उनको तुरंत सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उनको छूट मिली और उन्होंने उद्योग लगाए। आज हमको आवश्यकता इसी प्रकार की है कि हम अपने देश के हितों को सुरक्षित करते हुए, अपने मजदूर भाइयों के हितों को सुरक्षित करते हुए, जो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको हम नवीन जी, लाल फीताशाही तो सरकारों पर निर्भर करती है ना, सरकार किस हिसाब से कितनी टाइट लगाम कसती है ताकि लाल फीताशाही ज्यादा जोर ना पकड़ पाए और जो फायदा मिल रहा है वो मिलता रहे। मैं आपको एक उदाहरण, हाँ आप दीजिए, मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूं, इसके बाद तुरंत। जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के पहले जिस पार्टी की सरकार थी, पिछले 10 वर्षों में रही, 2 राज्यसभा के सदस्य उनके जो देश के बड़े उद्योगपति श्री अनिल अंबानी और श्री संजय डालमिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि उद्योगपति कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की कमी हुई है,
आज 5 वही लाख तो हम कह रहे हैं करोड़ नवीन का जी, investment आप कह रहे हैं कि कानून तो व्यवस्था हम- ठीक हो गई, ठीक है मान लेता हूं आपकी बात, आपने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके इतर अभी समस्या बहुत बड़ी है। समस्या ये है जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे वो अपने प्रदेश लौट गए, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर बाहर काम कर रहे थे वो अब उत्तर प्रदेश में आ गए। सरकार की योजना उन्हें रोजगार देने की, लेकिन कैसे देगी? क्या वो स्किल्ड लेबर है या वो स्किल्ड नहीं है? बहुत सारी दिक्कत है। मैं नवीन जी आपके पास लौट रहा हूं, तिवारी जी से एक बार मैं कमेंट चाहता हूं, बड़ी देर से वो वेट कर रहे हैं और अर्थशास्त्री वो हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे कितनी क्या जरूरत है इस समय। तिवारी जी कहिए अपनी बात। जी, जहाँ तक कोरोना के बाद की जो स्थिति है उसमें अर्थशास्त्र मुझे एक महत्वपूर्ण स्थान लेता हुआ दिख रहा है। पूरी दुनिया में आर्थिक घटना चक्र में बुनियादी पर बदलाव आए हैं, भारत में आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी आए हैं। इस पर देखना पड़ेगा कि किस तरह के रोजगार के अवसर यूपी में खास तौर पर बनने जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरह का एक खाका तैयार किया है, एक एक्शन प्लान तैयार किया है, रोड मैप, उसमें ये दिख रहा है अभी तक के अनुमान कि 8 जो प्रमुख स्कीमें हैं उनमें 11,06,600 मजदूरों को काम मिलने वाला है, ये तात्कालिक स्तर पर। इसके अलावा जो एक लक्ष्य है कि 20 लाख लोगों को काम दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है मृदुल जी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर श्रम की आपूर्ति पहले से ज्यादा थी, किंतु अन्य राज्यों से पलायित होकर जो प्रवासी मजदूर अब अपने मूल स्थान पर पहुंच चुके हैं उनको आजीविका का एक बेहतर, गुणात्मक तौर पे बेहतर, टिकाऊ इंतजाम करने की कोशिश जो हो रही है, मैं समझता हूं उसका अर्थशास्त्र ये है कि उत्तर प्रदेश में श्रम सस्ता है। ये बात पहले अभी उठी कि श्रम कानून जो बड़े पुराने थे, करीब 38 श्रम कानूनों में से 35 को बाहर कर दिया गया है, उनको स्थगित कर दिया गया है अभी 3 साल के लिए। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ी पहल की है श्रम सुधारों के मामले में, क्योंकि आर्थिक सुधार जब 1991 में शुरू हुए थे तब ये सोचा गया था कि क्रमिक रूप में श्रम सुधार पैदा किए जाएंगे, सवाल ये है कि श्रम और उद्योग जगत को श्रम सुधार की बात की जा रही है, अवसर मिले। लेकिन जो श्रमिक है वो कह रहे हैं कि ऐसे सुधार किए हैं जो सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा दे रहे हैं और ऊपर से ये उद्योगपतियों को फायदा भी दे रहे हैं, उद्योगपति पैकेज भी मांग रहे हैं। मृदुल जी, ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है लगभग। जो कुल रोजगार है उसमें 93% रोजगार असंगठित क्षेत्र का है। ये जो मजदूर वापस आए हैं अन्य राज्यों से पलायित होकर वो अपने मूल स्थान पर पहुंचे हैं, ये ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में कार्य करेंगे। इसलिए ये कानून यदि स्थगित किए गए हैं, श्रम कानून, श्रम सुधारों को लागू किया गया है, मैं कह सकता हूं एक दृढ़ता दिखाई गई है राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते, तो उसका कोई दुष्परिणाम इन मजदूरों पर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 7% जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन पर भी प्रभावी इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनको समय से मजदूरी मिले, उनका शोषण न हो। जैसे बॉन्डेड लेबर है एक्ट वो जारी रहेगा, यही नहीं बल्कि जो महिलाएं कार्य करती हैं उनकी सुरक्षा का कानून बना रहेगा। सवाल है मेरा, मैं समझता हूं कि तिवारी जी इसको संगठित और असंगठित की बात करें, दोनों क्षेत्र एक दूसरे से इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ एक दूसरे से जोड़ रहे हैं क्योंकि अभी के हालात ऐसे हैं। हम वही कह रहे हैं, शुरुआत में हमने मंत्री से भी सवाल किया कि अगर प्रोडक्ट बनाना मान लीजिए फैक्ट्रियां तैयार कर देंगी तो बाजार में खरीदार भी तो होने चाहिए, बाजार भी तो बंद पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि भारत में निवेश के लिए विदेशी कंपनियां देख रही हैं भारत की तरफ, तो क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? और अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर आप उसे डेवलप करने के लिए पैकेज दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। देखिए जहां तक पैकेज की बात उठती है, एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर मैं देखता हूं कि जन आकांक्षाएं, मजदूरों की आकांक्षाएं, उद्योगपतियों की आकांक्षाएं, व्यवसायियों की आकांक्षाएं सरकार से बहुत ज्यादा हैं।
एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि विपदा के इस कालखंड में कितनी तैयारी है विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों की। उनको भी कहीं न कहीं एक योगदान देना है, मैं त्याग नहीं कहता, उन योगदान देना है कि किस तरह अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, किस तरह आजीविका के स्रोत टिकाऊ बने। गांव में ही रोजगार की संभावनाएं हैं, खेती, ये बात बार बार आ रही, खेती और जो लघु कुटीर उद्योग क्षेत्र है जिसमें श्रम का उपयोग अधिक होता है, पूंजी का उपयोग कम होता है, तो सापेक्षतया जो रोजगार की लोच कहते हैं हम, वो गांव में ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि जो श्रमिक पलायित होकर उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं, 20 लाख संख्या आकलित की जा रही है, वो 20 लाख यदि सूबे के विकास में एक उत्पादक भूमिका निभाते हैं जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है, तो बहुत बड़े पूंजी निवेश की भी आवश्यकता मैं यही सवाल मेजर आशीष चतुर्वेदी से करना चाहता हूं। मछली पालन है तिवारी जी, क्योंकि आपने कहा कि मजदूर यहाँ 20 लाख की संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है ना कि आप किस मजदूर को जानते हैं कि कौन सा मजदूर किस फैक्ट्री में काम कर सकता है, क्या वो स्किल्ड है, क्या वो अनस्किल्ड है। ऐसे ही तो सवाल है, अगर सबकी जानकारी नहीं है और सबकी जानकारी अगर जुटाई भी जाएगी तो उसमें काफी टाइम लगेगा। क्या हमारे पास इतना वक्त है? टाइम नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि जब दूसरे प्रांतों से तिवारी जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मेजर आशीष चतुर्वेदी भी क्योंकि इस बात को कह रहे थे। आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। कहिए। मैं इसके बाद हीरा सिंह जी के पास जाऊंगा। सरकार कह रही है हमने रोड मैप तैयार किया है। नहीं, देखिए, वो अभी तक जितनी बातें हमने सुनी, वो कोई भी, मैंने आपसे कहा था कि कोई ऐसी सब्सटैंशियल बात नहीं है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल बातें जैसी लगती हैं कि हाँ बस अब चैनल पे बैठे हैं, कुछ बोलना है तो बस एक तरफ से शुरू हो जाइए और बोलते रहिए। उससे कोई भी समझदार आदमी जो सुन रहा होगा उसको समझ जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो पहली चीज तो यह है कि आपको डिमांड क्रिएट करनी। ठीक है, आप कंप्लीट करिए। क्या चीज? मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार विश्वास में ले तो ले कैसे? डिमांड क्रिएट करनी है। अगर आपको डिमांड क्रिएट करनी है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। एक बेसिक बिजनेस का मॉड्यूल है ये। अगर डिमांड क्रिएट आप करेंगे तब जब आप कुछ ढील देंगे, जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अब परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी? जब आप टैक्सेशन कम करेंगे। जैसे अब आप पेट्रोल की कीमतें ले लें, सरकार ने एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। जब पूरी दुनिया में आज पेट्रोल की कीमतें कम हो रही, तो आप क्यों पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं? जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो सारी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी। तो ये जो कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम ये करेंगे, फलाना ढिमाका, वो सब सुनने की बातें। बहुत बेसिक बात कही। मैं चाहता हूं कि नवीन जी इस पर जवाब दें। मेजर आशीष, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि इस पर नवीन जी जवाब दें, क्योंकि मुझे भी इस जवाब की तलाश है कि आप डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे। आरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा लें तो उत्तर प्रदेश में जो मैं जानता हूं, देखिए मेजर आशीष, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो खराब रही है, आज से नहीं, कई सालों से आपकी सरकार में, मायावती की सरकार में। ऐसा नहीं है कि स्थिति अभी सुधर गई है, हालांकि वो दावा करते हैं कि थोड़ी सी स्थिति हमने सुधारी है। नवीन जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं, डिमांड को आप कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए फिर वही बात आती है, फिर पैकेज की जरूरत है। आ रही थी कि उद्योगों के पास जो है वर्किंग कैपिटल की कमी है, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ टैक्सेशन में उनको रिलीफ दी जाए, कुछ उनको पैकेज दी जाए ताकि वो अपने को फिर से रिवाइव कर सके। तो सरकार उस पर काम कर रही है। ऑलरेडी केंद्र सरकार इसके लिए जो विभिन्न फाइनेंशियल कंपनियां हैं, सिडबी है और बैंकों के कंसोर्टियम को पैसा दे चुकी है और उसकी कर रही है। एक चर्चा आई अभी कि कैसे आप जानेंगे कि जो लेबर आप 20 लाख आ रहे हैं वो कितने स्किल्ड है, नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे मित्र जो बड़े बैठे हैं अर्थशास्त्री के रूप में या विपक्ष के प्रवक्ता के नाते थोड़ा समाचारों से जुड़े रहें, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है कि आने वाले हर प्रवासी मजदूर को क्वारंटीन में जब रखा जाएगा तो वहीं पर उसका एक डाटा तैयार किया जाएगा ऐप के माध्यम से, ताकि पूरी सूचना हो कि मजदूर कहाँ काम करता था, क्या उसकी शैक्षणिक योग्यता है, क्या उसकी तकनीकी योग्यता है, क्या उसको तनख्वाह मिलती थी। इन सारी चीजों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी बड़ी हंसी आ रही थी कि गंभीरता से चर्चा में एक सज्जन कह रहे थे कि फुटकर दुकानदार जो है सारा पैसा खा के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप किसों से ऐसा कर रहे हैं आप बेहतर जानते होंगे।
हमारा समाज, हमारी व्यवस्था जो है वो विश्वास पर चलती है। विश्वास को मत तोड़िए। हाँ, एक चीज तिवारी जी ने बहुत अच्छी कही कि सबको अपने योगदान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। यह आपदा का काल है। हम सामान्य दिनों में अगर उद्योगपति हैं, हम 10% फायदा कमाते हैं, तो आज हमको न्यूनतम ऐसा फायदा जिसमें हमारा कारोबार चल बिल्कुल सके, ठीक उसकी है हमको देखना पड़ेगा। मैं नवीन जी आपकी तो बात से सहमत हूं, सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। लेकिन जब आप सरकार में हैं, अगर सभी का योगदान 5% है तो 95% सरकार का योगदान है। मैं ये मानता हूं। और सरकार अगर ऐसी कोशिश कर रही है, मजदूर नेता उनका एक पक्ष में रख लेता हूं, क्योंकि नवीन जी बड़ी देर से वो वेट कर रहे हैं। आपने एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। हाँ, 30 सेकंड में उसके बाद हीरा सिंह जी के पास जाऊंगा। हाँ, जो 20 लाख प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी ही नहीं, हम और भी हम कैसे जनरेट कर सके, और इसके लिए कोई हाइड एंड सीक नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 90 लाख लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग है। हम उनको ही प्रोत्साहित करके ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक उद्योग में उनको प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन क्या अभी सिचुएशन वैसी है? पहले से ही तो इतनी सारी दिक्कतें थी, अब तो और पेंडेमिक की दिक्कत है, यानी महामारी की दिक्कत है। हीरा सिंह बिष्ट साहब, बिल्कुल मैं नवीन जी बिल्कुल आपकी बात को रख रहा हूँ। हीरा सिंह बिष्ट साहब के पास मैं इसलिए जा रहा हूँ। बिष्ट साहब, नवीन जी कह रहे हैं भाई हमने क्वारंटीन में रखा मजदूरों को, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनको क्या आता है ये भी जान लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जहां के वो हैं अब वहीं पर काम करने लगे। ये बातें प्रैक्टिकल होना चाहिए सरकारों को। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे देश के सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो सरकारी हैं, आप उनको तो डिफेंस में आपने रिक्रूटमेंट बंद कर रखा। आपने बीएसएनएल की जगह प्रधानमंत्री जियो का ऐड करते हैं, जहाँ हजारों वर्कर, लाखों वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों को खतरा है। रिक्रूटमेंट आपने बंद कर दिया। आप करना क्या चाह रहे? नए उद्योग, मैंने कहा गवर्नमेंट पैकेज भारत सरकार से लेने वाले, लेकिन इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, 3 चीज में छूट दे दीजिए, तो उद्योगपति अपने आप आ जाएगा। उनको संरक्षण दो। कर्मचारी वर्कर को कहीं भी किसी विभाग में, आंगनबाड़ी, आशाएं, कारखाने में काम कर रहा, उसको आप 18,000, सारी ट्रेड यूनियनों ने भारत सरकार से डिमांड की कि झगड़े खत्म हो जाएंगे, असंतोष दूर हो जाएगा, वो नहीं आप कर रहे। आंगनबाड़ी आशाओं को भी उसमें शामिल कर दो जो आज भी क्राइसिस में काम कर रहे। आप एक तरफ उद्योगपतियों को संरक्षण दे रहे, इंपोर्ट करने की बात कर रहे। देश कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा? इसे करने के लिए हमको जो हमारी इंडस्ट्री उनको सुरक्षित करना होगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक को मजबूत करना होगा, जहां से हमारे ट्रेन टेक्निकल एजुकेशन को मजबूत करना होगा, सस्ती करनी होगी। आईआईटी जैसे देश में इतने बड़े उपक्रम बनाए हैं जहां से बहुत मेधावी स्टूडेंट निकल के विदेशों में जा रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं। तो देश को इस तरफ ले जाना होगा कि हम, आपने ट्रम्प को बुला लिया और वहां 100 करोड़ खर्च कर दिए, उसको आदेश दे दिया अपने डिफेंस के सामान के। हमारे डिफेंस के कारखानों ने वो गोली बनाई थी नेहरू जी के टाइम पे, जिसने पेट्रोल टैंक को तोड़ दिया अमेरिका के। अमेरिका क्यों बंद रह गया कि हिंदुस्तान ने ये कहां से किया? अगर हम किसी देश के राजनयिक को बुलाते हैं, किसी देश के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को हमारे देश में बुलाते हैं, तो वो डिप्लोमेसी में आता है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। इंडस्ट्री बढ़ाओ। अब उसको हम यहाँ से नहीं कर सकते ना सर चर्चा। हमें भी अमेरिका से कुछ काम पड़ेगा। वो डिप्लोमेसी है, वो सरकार बेहतर अपने स्तर पर काम कर रही है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी उसकी चर्चा हमें करनी चाहिए। नवीन जी देखिए, मैं हर एक बात उठा रहा हूँ। अगर इस चर्चा को कोई सुन रहा होगा, नवीन जी सुनिए ना सर, मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक वैसी चर्चा चली वैसी चले, कम से कम कुछ निकल के तो जाए यहां से। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी, गुप्ता जी कहिए अपनी बात। देखिए लगातार एक बात ये आ रही है कि उद्योगपतियों को या व्यापारियों को 45 दिन में ही राहत पैकेज की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब हमारे देश की सरकार को 45 दिन में शराब बेचने की आवश्यकता पड़ गई, उनका राजस्व कम हो गया, उनको शराब बेचने की आवश्यकता पड़ गई, तो इसी तरीके से प्रदेश के और देश के को राहत पैकेज की आवश्यकता है। राजस्व की जरूरत है सरकार। देवेंद्र जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं मैं। के नाते आप जरूरतों को बताइए, और सरकार उस पर काम कर रही है। आपकी आवश्यकता है वर्किंग कैपिटल की, उसके लिए पैकेज की जरूरत है। नवीन जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ी सी कट रही है। संजय जी आखिरी कमेंट रख दीजिए। देवेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। देवेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास। संजय जी अपनी बात करिए। दोनों को समझना, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय जी आपका थोड़ा सा माइक में भी प्रॉब्लम है, हम तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। देवेंद्र जी, आपकी सरकार
पर यही बात है कि सरकार तुरंत आर्थिक पैकेज दे दे। सरकार कह रही है कि थोड़ा सा और इंतजार करिए, हम रोड मैप बना रहे हैं। आपको लगता है कि अब इंतजार का वक्त है या अब वक्त आ गया है, तुरंत पैकेज दे देना चाहिए ताकि रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाए? हेलो जी कहिए। हाँ जी हेलो जी कहिए अपनी बात। हाँ हेलो हेलो सर मैं सुन पा रहा हूं, अपनी बात कह दीजिए। मेरा सवाल यही है। देवेंद्र सिंह जी शायद नहीं सुन पा रहे हमें। मैं आखिरी सवाल मेजर आशीष आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के नेता आप ही हैं इस समय जो हमें ठीक तरह से सुन पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये वाकई खोखले, या कम से कम सरकार ने सर कोशिश तो की है, अब हमें थोड़े दिन रुक जाना चाहिए, कहीं ये कोशिश कामयाब हो जाए तो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा? नहीं देखिए, बहुत दिनों से केवल हम इसको ना केवल सिर्फ इन 40 दिन को ना देखें। हम पिछले 2 साल से अगर देखें तो हमारा जो व्यापार का एक धीमी गिरावट हम उसमें देख सकते हैं। इसको कोई भी डिनाई नहीं करेगा। इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में पूरे एक स्लो डाउन है, पिछले करीब 2 साल से ज़्यादा है, और इन 40 दिनों ने उसकी कमर ही तोड़ दी है। तो अगर अभी भी हम इंतज़ार करेंगे तो फिर हम खड़े नहीं हो पाएंगे आगे। अगर हमें आगे के लिए अच्छा सोचना है, आगे के लिए प्लान करना है, फ्यूचर के लिए, तो हमें आज जो आप पौधा लगाएंगे वो फल एकदम से तो देगा नहीं, उसको वक्त लगेगा। कोई भी आप इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कोई भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आज आप लगाएंगे, कम से कम 6-8 महीने बाद वो एक इवोल्यूशन उसका प्रॉपर हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो बिल्कुल हमें वॉर फ्रंट पर आपके सवाल को और ज्यादा युद्ध की तरह और ज्यादा अच्छा बनाते हुए नवीन जी से पूछ लेता हूं। नवीन जी, पहले से इकोनॉमी करेला थी और अब तो नीम भी चढ़ गया है, अब तो इतनी कड़वी हो गई है कि किसी के गले नहीं उतरेगी। अब इसमें मिठास कैसे भरेंगे आप? इसमें कोई तो राय नहीं है कि इकोनॉमी पिछले साल से हमारी थोड़ा स्लो डाउन थी, हमारी जीडीपी और ग्रोथ रेट कम हुई थी। आज की परिस्थिति में दिक्कतें निश्चित रूप से हैं, लेकिन सरकार, आप देखिए, सरकार लगातार इस बात को कई सालों से प्रयास कर रही है हमारी 2 चीजों पर, मेक इन इंडिया और दूसरा स्किल डेवलपमेंट। इस 2 सेक्टर में लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है, ताकि हम देखिए, अभी वो बिष्ट साहब बात कर रहे थे, बार बार बात कर रहे थे इंपोर्ट की। मैं उनको बताना चाहता हूं, भारत जो सबसे ज्यादा सामान विदेश से इंपोर्ट करता है, तेलों के अतिरिक्त जो है रक्षा के सामान, रक्षा के सैन्य सामान जो है, हमने अपनी फोकस किया है कि हम मैक्सिमम जो डिफेंस के लिए हमें जरूरतें हैं वो हम जो है मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे, उसमें सरकारी उपक्रम और निजी क्षेत्र। लेकिन नवीन जी, अभी तक हम कर रहे हैं सर 6 साल केंद्र में हो गए सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी लगभग 4 साल का वक्त हो गया है, 3 साल का वक्त ऊपर हो गया है 3 साल से। तो कैसे काम चलेगा सर? अब हम कब तक इंतजार करेंगे, ये पूछते हैं व्यापारी भी। नहीं, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में देखिए, डिफेंस कॉरिडोर के लिए जगह एक्वायर हो चुकी है, काम भी उस पर शुरू हो गया है। एक दिन, यह बात सही है कि कोई बड़ा उद्योग एक दिन में नहीं होता, बहुत सारी उसकी तकनीकी फॉर्मेलिटी सारी होती है, और इसीलिए हमने जब मजदूर कानून में यह संशोधन किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि आप आइए, तुरंत अपने उद्योग लगाइए, 1000 दिन के अंदर आपको आवेदन करना होगा, यानी 1000 दिन तक आप बिना किसी एनओसी, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप अपना उद्योग शुरू करिए, ताकि तुरंत उत्पादन शुरू हो, लोगों को रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था हमारी धीरे धीरे पटरी पाए। फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहेगी। तो इस तरह से हम जो भी आवश्यक सुधार है, ये सुधार की जरूरत है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सुधार की जरूरत तो आपके पैकेज देने से ही ठीक हो पाएगी। देवेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख दीजिए। देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सिडबी को 50,000 करोड़ रुपया नहीं दिया है सर, 1,70,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन क्या ये सरकार की तरफ से दिए गए आर्थिक मदद को हम ठीक मान सकते हैं, या अभी हमारे स्थिति को रफ्तार देने के लिए काफी है? मदद नहीं हो पा रही संजय जी, हाँ कहिए। अभी सही रूप में मदद नहीं हो पा रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने केवल एडवाइजरी जारी की है, कोई आदेश नहीं किया है। उद्योगपतियों के और व्यापारियों के कम से कम 3 महीने के ब्याज पूरी तरीके से माफ होनी चाहिए। बिजली के फिक्स चार्जेस पूरी तरीके से 3 महीने के लिए खत्म होने चाहिए, ताकि जो इस पहले हमारे जो अभी इस समय जो उद्योग है, इस समय जो व्यापार है वो बचा रहे, साथ ही साथ हम नए व्यापार और नए उद्योग की भी चिंता करें। प्रदेश सरकार ने जो श्रम कानूनों में शिथिलता की है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और इसमें श्रमिक के हित भी सुरक्षित है। 1976 का बंधुआ मजदूर का जो अधिनियम है वो खत्म नहीं किया है। 1923 का जो कर्मचारी
मुआवजा अधिनियम है वो नहीं खत्म किया है, 1966 का जो निर्माण श्रमिक अधिनियम है वो नहीं खत्म किया है, महिलाओं और बच्चों के कानून नहीं खत्म किए हैं, तो इसमें श्रमिकों का नुकसान नहीं होने जा रहा। लेकिन नए भारत के निर्माण के लिए नई चीजें सोचनी होंगी। जो हमारे इस समय स्टैंडिंग जो इस समय है उद्योग, उनको बचाने के लिए हमें पैकेज चाहिए। नए उद्योगों के लिए सरकार ने अच्छा काम किया, उसको आने की चिंता करें। निश्चित रूप से इस समय भारत बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी। एक तरफ व्यापारियों को भी ठीक रखना है, एक तरफ उद्योगपतियों को भी ठीक रखना है, दूसरी तरफ मजदूरों की भी समस्या है उसे भी दूर करना है, तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी देनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।